सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक अनुसंधान करने की जो पद्धतियां हैं उन पद्धतियों में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति या जिसे हम एकल अध्ययन पद्धति भी कहते हैं उसके बारे में। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक पद्धति का ही एक रूप है। इसमें किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय के बारे में पूर्ण और गहन जानकारी प्राप्त की जाती है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग प्राचीन समय से ही किया जा रहा है। प्राचीन समय में इतिहासकार प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुरुषों के जीवन वृत्तांत एवं महत्वपूर्ण घटनाओं के उल्लेख के लिए इस पद्धति को काम में लिया करते थे। समाजशास्त्र में इसका प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया, लेकिन व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप से इसका प्रयोग करने का श्रेय चार्ल्स लिपले को जाता है। लिपले ने फ्रांस के परिवारों का जो आय और व्यय है उसके बजट के अध्ययन के लिए इस विधि का सहारा लिया था। आधुनिक समय में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग मनोचिकित्सक द्वारा जो मानसिक रोगी हैं, अपराधी हैं, उद्दंड एवं अनुशासनहीन युवक हैं, उनके उपचार के लिए किया जाता है। समाज वैज्ञानिकों ने इस विधि का प्रयोग समाज के प्रतिभाशाली व्यक्ति, नेता, कलाकार, लेखक, कवि, उपन्यासकार, समाज सुधारक और इन सब का जो संपूर्ण जीवन वृत्तांत है उसका अध्ययन करने और सांस्कृतिक तथा सामाजिक समूह जैसे परिवार, राजनीतिक दल, जनजाति, कोई भी संस्था जैसे कोई अस्पताल है, गिरजाघर है, औद्योगिक संगठन है, लघु समुदायों का अध्ययन भी इस विधि के द्वारा किया जाता है। इस पद्धति में अध्ययन की जाने वाली इकाई के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित गहनतम एवं गुणात्मक जानकारी इस पद्धति के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं और इसी कारण इस विधि को जो समाजशास्त्री बर्गेस हैं उन्होंने सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र भी कहा है। ये वैयक्तिक अध्ययन पद्धति है या एकल अध्ययन पद्धति है जिसके द्वारा हम संपूर्ण का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। इसकी परिभाषाओं पर हम चर्चा करें तो बीसेंज और बीसेंज ने जो इसकी परिभाषा दी है, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति, एक परिस्थिति या संस्था का सावधानीपूर्वक और पूर्ण विश्लेषण किया जाता है। दूसरी परिभाषा श्रीमती पीवी यंग के अनुसार, और उन्होंने लिखा है, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, एक सांस्कृतिक समूह अथवा संपूर्ण समुदाय ही क्यों न हो, उसके जीवन की खोज तथा विश्लेषण की पद्धति है। इस प्रकार से हम वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में संपूर्ण का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत किसी भी एक सामाजिक इकाई से संबंधित सभी पक्षों का व्यापक, सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की जाने वाली यह सामाजिक इकाई कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था, समुदाय, जाति, राष्ट्र, सांस्कृतिक क्षेत्र अथवा इतिहास का एक युग भी हो सकता है। आगे हम चर्चा करते हैं वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषताओं के बारे में, और इसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट है अध्ययन की एक विशिष्ट इकाई। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में अनुसंधानकर्ता किसी एक विशिष्ट इकाई का अध्ययन करता है। यह इकाई कोई भी एक व्यक्ति, परिवार, समूह, संस्था, समुदाय, जाति, उपजाति अथवा कोई एक विशिष्ट समस्या, इतिहास का कोई एक युग भी हो सकता है। इस संदर्भ में एक बात महत्वपूर्ण है कि अध्ययन की जाने वाली इकाई छोटी होने पर उसका अध्ययन गहन एवं सावधानीपूर्वक किया जा सकता है। दूसरा है गहन अध्ययन। दूसरी जो विशेषता है इसकी वह है गहन अध्ययन। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत इकाई के बारे में सूक्ष्म एवं गहन जानकारी प्राप्त की जाती है। संबंधित इकाई का उसके भूतकाल से लेकर वर्तमान तक का कालक्रम जो है उसका पूर्ण का अध्ययन किया जाता है। ऐसे अध्ययनों में इकाई का ऐतिहासिक अध्ययन होने के कारण समय भी अधिक लगता है और धन भी। गहन अध्ययन के लिए समस्या के सभी पक्षों एवं घटनाओं का संबंध ज्ञात किया जाता है। तीसरी विशेषता है संपूर्ण अध्ययन। वैयक्तिक अध्ययन में किसी इकाई अथवा घटना के किसी एक पक्ष का नहीं वरन उसके समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें इकाई के समस्त जीवन को ही अध्ययन का केंद्र बनाया जाता है
और व्यक्ति या संस्था के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो भी पक्ष हैं उन सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। और इसीलिए समाजशास्त्री गुडे एवं हॉट ने लिखा है, यह एक ऐसी विधि है जो किसी सामाजिक इकाई को संपूर्णता के रूप में देखती है। अगली विशेषता है गुणात्मक अध्ययन। इस विधि में इकाई के संदर्भ में गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, न कि संख्यात्मक का। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इकाई के बारे में आंकड़ों और संख्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, निष्कर्ष भी संख्याओं में प्रकट नहीं किए जाते। इसमें उस इकाई का जीवन इतिहास और वर्णनात्मक उल्लेख तैयार किया जाता है। पांचवी विशेषता है कारकों का अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में किसी इकाई या समस्या को प्रभावित करने वाले कारकों एवं परिस्थितियों का पता लगाया जाता है। किसी ऐतिहासिक घटना के घटित होने के पीछे कौन कौन से कारक उत्तरदायी रहे हैं उनको ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है संपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग। इस अध्ययन विधि में संपूर्ण अध्ययन पद्धतियों का सहारा लिया जाता है, जिसमें जो अध्ययन है वो गहनता से होता है और अध्ययनकर्ता की कुशलता में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार से जो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है उसमें ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की। आगे हम चर्चा करें तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के जो प्रकार हैं उनके बारे में। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति जो है उस अध्ययन की जो प्रकृति है इसके आधार पर इस पद्धति को हम निम्नांकित 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली इसकी श्रेणी है व्यक्ति का व्यक्तिगत अध्ययन और दूसरी है समुदाय का व्यक्तिगत अध्ययन। व्यक्ति का व्यक्तिगत अध्ययन जो है, इस अध्ययन में एक व्यक्ति के बारे में समस्त सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इसमें उसके जीवन का आरंभ से लेकर अब तक जो उसके जीवन का इतिहास रहा है उस इतिहास का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन में हम सभी घटना, परिस्थिति और पृष्ठभूमि की जानकारी लेते हैं। जिसमें जो व्यक्ति है जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करने में जिन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन सारे कारकों का हम अध्ययन करते हैं। इस विधि में व्यक्ति के परिवार में उसके सदस्य, पड़ोस, मित्र मंडली, पत्र, डायरी, आत्मकथा, लेख, संस्मरण, जीवन इतिहास, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। दूसरा जो इसका प्रकार है समुदाय का व्यक्तिगत अध्ययन। इसके अंतर्गत किसी समूह, संस्था, जाति या समुदाय का इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन में संपूर्ण समुदाय की खोज की जाती है। इस प्रकार के अध्ययन में बौद्धिक कुशलता, अनुभव एवं सतर्कता की आवश्यकता होती है। एक समुदाय का व्यक्तिगत अध्ययन उसकी आंतरिक स्थिति का पूर्ण रूप से अध्ययन हेतु सामग्री संकलन की व्यवस्थित पद्धति है। इसके लिए उन्हीं साधनों का प्रयोग किया जाता है जो साधन एक व्यक्ति के व्यक्तिगत अध्ययन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार से जो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है ये 2 प्रकार से होती है। उसमें या तो हम एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, उसको हम कहते हैं व्यक्ति का व्यक्तिगत अध्ययन, और या फिर हम पूरे एक समूह को लेके, पूरे एक समुदाय को लेकर अध्ययन करते हैं और उस श्रेणी को हम कहते हैं समुदाय का व्यक्तिगत अध्ययन। ये 2 तरीके हैं जिसके द्वारा हम व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को काम में लेते हैं। अब हम चर्चा करेंगे व्यक्तिगत अध्ययन की जो प्रक्रिया है या प्रणाली है या किस तरीके से हमें व्यक्तिगत अध्ययन करना चाहिए उसके बारे में। इसमें सबसे पहला जो चरण हमारे पास में होगा वो है समस्या का विवरण। इस पद्धति के अंतर्गत सर्वप्रथम समस्या के प्रत्येक पक्ष की स्पष्ट व्याख्या की जाती है। उसके बारे में भूत एवं वर्तमान की समस्त सूचनाओं का संकलन किया जाता है। समस्या के बारे में जिन पक्षों की व्याख्या करनी है उनका पहले से ही निर्धारण कर लिया जाता है। समस्या का वर्णन और उसकी व्याख्या ये इस विधि का सबसे पहला चरण है। और इस चरण में भी हम 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं। पहला, अध्ययन समस्या का चयन। आप जिस समस्या का अध्ययन कर रहे हैं उसका चयन किस प्रकार से करेंगे। दूसरा, इकाइयों का प्रकार और संस्था का निर्धारण। और तीसरा है विश्लेषण का क्षेत्र। तो जब हम समस्या का विवरण तैयार कर रहे हैं, जब हम समस्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उस समय हमें इन तीनों ही बिंदुओं का ध्यान रखना होता है। हमारी अध्ययन की समस्या क्या होगी, इकाइयों का प्रकार और संस्था का निर्धारण हम किस प्रकार से करेंगे, और विश्लेषण का क्षेत्र क्या होगा।
ये तीनों ही बिंदु हैं जो समस्या के विवरण में हमारी सहायता करते हैं। दूसरा है घटनाओं का कालक्रम। समस्या की विवेचना के बाद विभिन्न घटनाओं के घटित होने के क्रम को ज्ञात किया जाता है। यह भी ज्ञात किया जाता है कि इस दौरान क्या क्या परिवर्तन घटित हुए। घटनाओं के उतार चढ़ाव के द्वारा भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को भी समझा जाता है। ये दूसरा चरण हमारा होता है जिसमें हम घटनाओं को उसके कालक्रम में व्यवस्थित करते हैं। तीसरा है निर्धारक कारक। व्यक्तिक अध्ययन में उन कारकों का भी अध्ययन किया जाता है जो किसी घटना के घटित होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। और ये कारक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्रमुख कारक और दूसरे होते हैं सहायक कारक। प्रमुख कारक वे कारक हैं जो किसी घटना के घटित होने के लिए मूल रूप से उत्तरदायी रहे हैं। उदाहरण के लिए व्यक्ति को अपराधी बनाने के लिए उसके साथियों का योगदान अथवा गरीबी, ये एक प्रमुख कारक हो सकते हैं। और सहायक कारक के रूप में वे सारे कारक आते हैं जो इन प्रमुख कारकों की सहायता करते हैं। जैसे मान लीजिए व्यक्ति को अपराधी बनाने में गरीबी के अतिरिक्त पुलिस का अत्याचार, माता पिता का उपेक्षापूर्ण व्यवहार एवं मानसिक तनाव, ये सारे सहायक कारक के रूप में कार्य करते हैं। तो इन कारकों का भी हमें ध्यान रखना होता है, प्रमुख कारक या सहायक कारक, जिसे हम निर्धारक कारक भी कहते हैं। चौथा है विश्लेषण एवं निष्कर्ष। व्यक्तिक अध्ययन की पद्धति का जो अगला चरण है वह होता है संकलित तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर घटनाओं का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना। निष्कर्षों के आधार पर ही सामान्यीकरण किया जाता है। विश्लेषण के दौरान घटना के बारे में कार्य कारण संबंध ज्ञात किए जाते हैं। उसमें तथ्यों का वर्गीकरण, संकेतीकरण एवं सारणीयन किया जाता है। साथ ही समस्या का निदान और उपचार भी प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अध्ययनकर्ता द्वारा अध्ययन की कमियों एवं भविष्य की संभावनाओं का भी उल्लेख किया जाता है। इस प्रकार से ये 4 चरण हैं जिन चरणों के द्वारा हम व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के द्वारा अध्ययन करते हैं और अध्ययन को पूरा किया जाता है इन चरणों की सहायता के द्वारा। आगे हम चर्चा करते हैं व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के यंत्र एवं प्रविधियों के बारे में। इसमें जो प्रमुख यंत्र होते हैं उन यंत्रों में हम शामिल करते हैं डायरी, पत्र, जीवन इतिहास और प्रलेख को। ये 4 महत्वपूर्ण यंत्र और प्रविधियां हैं जिसके द्वारा हमें व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में सहायता मिलती है। सबसे पहली डायरी। कई व्यक्तियों को अपने जीवन की दैनिक घटनाओं को डायरी में लिखने की आदत होती है। डायरी में हमें जिन लोगों का हम अध्ययन कर रहे हैं उन लोगों के जीवन की गोपनीय बातों की जानकारी मिलती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का कालक्रम के अनुसार विवेचन प्राप्त होता है। डायरी हमें घटनाओं का वर्णन, आय व्यय के आंकड़े, महत्वपूर्ण पते और विभिन्न जो विषय हैं उन विषयों पर उस व्यक्ति के विचार, इन सब के बारे में हमें बताते हैं। व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव भी कई बार डायरी के द्वारा हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसमें व्यक्ति के जो सामाजिक संपर्क होते हैं उन संपर्कों का ब्यौरा भी होता है। तो डायरी द्वारा हमें अनेक जानकारी प्राप्त होती है और ये जानकारी हमारे लिए व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में बहुत ही सहायक होती है। दूसरा है पत्र। पत्रों के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। व्यक्ति के एक विशेष जो विषय होता है उस विषय पर उसके दृष्टिकोण का चित्रण कहलाते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ संबंधों का ज्ञान होता है और इन्हीं पत्रों में हमें जीवन की अंतरंग सामग्री भी मिल जाती है जो कुछ निश्चित तथ्यों पर प्रकाश डालती है। पत्रों में जीवन की कुछ वास्तविक घटनाएं भी लिखी होती हैं। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो जो महापुरुषों के पत्र हैं उनकी मृत्यु के पश्चात भी प्राचीन संग्रहालयों में उपलब्ध होते हैं और वो पत्र हमें उन महापुरुषों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। पत्र एक महत्वपूर्ण साधन है जो हमें व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में सहायता पहुंचाते हैं। जीवन की कटु अनुभूति एवं मधुर स्मृतियों की वास्तविक एवं विश्वसनीय जानकारी हमें पत्रों के माध्यम से ही मिलती है। तीसरा हमारा जो यंत्र है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का या इसकी प्रविधि है उसमें हम शामिल करते हैं जीवन इतिहास को। व्यक्तिगत अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचना जो मिलती है उसका स्रोत होता है जीवन इतिहास।
इसके अंतर्गत जीवन से संबंधित लिखित तथ्य होते हैं जिनमें घटनाओं की श्रृंखला, उनका समूहों तथा सांस्कृतिक मूल्यों के साथ संबंध होता है। इसमें व्यक्ति स्वयं अपनी भाषा में अपने जीवन की घटनाओं तथा अनुभवों का वर्णन करता है। जीवन के विकास का ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। जीवन इतिहास के बारे में जो मुख्य बातें हमारे सामने होती हैं वो जो हमें बताती हैं, जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, पारिवारिक दशाएं और घटनाओं के बारे में, जो परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया का विश्लेषण होता है जीवन इतिहास में। जीवन की महत्वपूर्ण घटना जिन्होंने व्यक्ति को प्रेरणा एवं प्रोत्साहन दिया उसके बारे में हमें पता लगता है। व्यक्ति की मनोवृत्तियां तथा उसकी आशाओं के बारे में और तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार भविष्य के प्रति व्यक्ति की जो धारणा है उसके बारे में, ये जीवन इतिहास से हमें प्राप्त होता है। जीवन इतिहास अपने जीवन की घटनाओं के प्रति व्यक्ति का एक ऐच्छिक वर्णन है। व्यक्तिक अध्ययन में जीवन इतिहास को लेखबद्ध एवं विश्लेषित किया जाता है। इनके द्वारा सामाजिक व्यवहारों के बारे में पर्याप्त जानकारी भी मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा यंत्र है प्रलेख। डायरी, पत्र तथा जीवन इतिहास के अतिरिक्त व्यक्तिक विषयों के अध्ययन में कुछ अन्य स्रोत जैसे व्यक्तिगत प्रलेख आदि का भी उपयोग किया जाता है। इसमें हम आत्मकथा, स्कूल व कॉलेज के रिकॉर्ड, वंशावली, पुस्तक, पत्रिका, सरकारी तथा गैर सरकारी विज्ञप्तियाँ, साहित्यिक सामग्री, भूत और वर्तमान से संबंधित जो अनुसंधान के प्रतिवेदन होते हैं उनको शामिल करते हैं। ये सभी जो व्यक्तिगत प्रलेख हैं आत्म प्रदर्शन करने वाले ऐसे तथ्य हैं जो इच्छापूर्वक अथवा अनिच्छापूर्वक लेखक के मानसिक जीवन की संरचना, गत्यात्मकता एवं कार्य करने के बारे में प्रत्यक्ष सूचनाएं देते हैं। इनमें जो इनके द्वारा व्यक्ति के जीवन दर्शन, सामाजिक संबंध एवं व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत प्रलेखों के अतिरिक्त कुछ अन्य स्रोतों में भी व्यक्ति जो अध्ययन विषय है के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है और ये स्रोत द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। इसके अंतर्गत सरकारी रिकॉर्ड, पुलिस तथा न्यायालय के रिकॉर्ड, जनगणना रिकॉर्ड, बीमा कार्ड, आयकर रिकॉर्ड, प्रकाशित साहित्य, मित्रों एवं संबंधियों से साक्षात्कार एवं अवलोकन, इन सबको हम शामिल करते हैं। इसके अतिरिक्त संस्मरण, केस से संबंधित वंशावली, फोटोग्राफ, एल्बम, नक्शे, चार्ट, प्रमाण पत्र, समाचार पत्रों में छपी हुई खबरें आदि के बारे में भी व्यक्तियों के से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचना होती है वो सूचना हमें प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के यंत्र और प्रविधियां हैं जिसमें हमने डायरी, पत्र, जीवन इतिहास और प्रलेख को सम्मिलित किया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।